हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारा फोकस जो रहेगा नेट इनकम अप्रोच के ऊपर रहेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया था कि ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, जिसके अंदर क्या होता है कि कंपनी की जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है उसके अंदर जो हम डिफरेंट सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं उनका प्रोपोर्शनेट शेयर जो है मेयर करता है। इक्विटी का कितना शेयर है, प्रेफरेंस का कितना शेयर है, डिबेंचर का कितना शेयर है। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 4 थ्योरीज हैं। एक नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, मोदी किलानी एंड मिलर अप्रोच है। और जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स की थ्योरीज जिन लोगों ने डेवलप की है, जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं वो दुरंद है, इजरा है, सोलोमान है, मोदी किलानी एंड मिलर है। नेट इनकम अप्रोच जो है ये दुरंद ने कंट्रीब्यूट की है। उसका ये मानना है कि जो फर्म की वैल्यूएशन है ये कैपिटल स्ट्रक्चर से इफ़ेक्ट करती है। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमारा जो टोटल फंड रिक्वायरमेंट है उसके अंदर अगर हम डेट को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज़ हो जाती है। इवन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर भी इंक्रीज़ हो जाती है और उससे क्या होता है कि ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाती है। तो इसलिए इस अप्रोच का ये मानना है कि हमें अपनी डेट फिनांसिंग का मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इस थ्योरी का ये लॉजिक है कि जब हम डेट को इंट्रोड्यूस करते हैं, डेट की जो कॉस्ट होती है इक्विटी के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है। इंटरेस्ट जो होता है डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है, जिसकी वजह से हमारी इनकम रिड्यूस हो जाती है, हमें कम टैक्स देना पड़ता है, टैक्स की सेविंग होती है, इसकी ओवरऑल जो कॉस्ट है डेट की वो कम पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाती है और फर्म की वैल्यू इन्हांस हो जाती है। और अगर हम डेट को इंट्रोड्यूस नहीं करते या रिड्यूस करते हैं तो उससे क्या होता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है और फर्म की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। नेट इनकम जो अप्रोच है इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है डेट इज़ लेस दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पे हम ये भी अज्यूम करते हैं कि कोई टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। हम ये भी अज्यूम करते हैं कि जो रिस्क के प्रति इन्वेस्टर की परसेप्शन है वो भी चेंज नहीं होती जब हम डेट को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो नेट इनकम अप्रोच है उसके अकॉर्डिंगली हम मार्केट वैल्यू फर्म को इस फार्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। एस जो है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है, डी जो है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट या डिबेंचर्स है, और वी जो है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म है। और यहाँ पे ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये फार्मूला है के इज इक्वल टू अर्निंग EBIT अपॉन वी। EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और वी का मतलब है वैल्यू ऑफ द फर्म। इसको मैं आप यही चीज़ जो है मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगी। एक जैसे कंपनी है उसकी नेट इनकम जो है 80,000 है, जिसको हम EBIT भी कह सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और इसके पास क्या है कि इसने 2 लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी 10% है। यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ द फर्म को कैलकुलेट करना है एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है। सेकंड के अंदर क्या है कि यहाँ पे इन्होंने डेट को रेज कर दिया, 2 लाख से 3 लाख कर दिया, तो वहाँ पे भी हमने वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट सिचुएशन जब है डेट जो है हमारा 2 लाख है, यहाँ पे हमारी जो नेट इनकम जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 80,000 है। इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो डिबेंचर्स हैं 2 लाख के हैं, उनके ऊपर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ब्याज 16,000 होता है, वो माइनस कर देते हैं। और ये अर्निंग जो होती है इक्विटी शेयर होल्डर को अवेलेबल होती है 64,000, 80,000 माइनस 16,000। और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 10% है। यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका फार्मूला है अर्निंग विच इज़ अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये आ जाती है 6,40,000। अब हमारी जो डिबेंचर्स है उसकी मार्केट वैल्यू है 2 लाख। यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे।
वैल्यू ऑफ द फर्म जो है इक्विटी की मार्केट वैल्यू प्लस डिबेंचर की मार्केट वैल्यू के इक्विवेलेंट है, जो है 8,40,000। अब हम यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। उसका फार्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। यहाँ पे हमने 80,000 को 8,40,000 के साथ डिवाइड कर दिया और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है 9.52 आती है। उसके बाद है सेकंड सिचुएशन, जब हमने डेट को 2 लाख से 3 लाख कर दिया। तो उस सिचुएशन के अंदर हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रहती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहती है। यहाँ पे हमारी नेट इनकम है 80,000 और अब हमारा डेट जो है 3 लाख हो गया। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% है, तो ये 24,000 हो जाएगा। 80,000 के अंदर से 24,000 माइनस कर देंगे तो ये 56,000 आ जाएगा। ये अर्निंग जो है अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%। हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, जिसका फार्मूला है अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये आ जाती है 5,60,000 और मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो है 3 लाख है। वैल्यू ऑफ द फर्म जो है 8,60,000 आ जाती है। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म जो है इंक्रीज़ हो गई है। पहले वो 8,40,000 थी, अब वो 8,60,000 हो गई है। और यहाँ पे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, ये आ जाती है 9.30। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमने डेट के पोर्शन को इंक्रीज़ कर दिया, हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म भी इन्हांस हो जाती है और हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कम हो जाती है।